हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा मंच हाई इम्पैक्ट थीम सीरीज। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज इंडिया सच एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इन्वेस्टिगेटिव बॉडी से, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दैट इज केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये क्या है? इट इज एन अपेक्स इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब इंटीग्रिटी क्या होता है? अटमोस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी, अटमोस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी। तो इट इज द अपेक्स इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूट। ये कैसे इंटीग्रिटी इंश्योर करते हैं? इसका मैंडेट क्या है? टू कॉम्बैट करप्शन एंड एंश्योर इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक सर्विसेज। तो इसका मैंडेट है कि करप्शन को ख़त्म करना समाज से और इंटीग्रिटी को इंश्योर करना इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विसेज के अंडर। इसका ये मैंडेट इसको कहाँ से मिलता है? सीबीसी एक्ट 2003। तो इट इज अ इंडिपेंडेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्यों? कौन से स्टैट्यूट के अंडर सेटअप की गई है? सीबीसी एक्ट 2003। तो ये सबसे पहली बार इस्टेब्लिश कब की गई थी? तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1964 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन से ही सीबीआई भी सेटअप किया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखना है, संथानम कमीशन एक कमेटी थी, इसको बनाया गया था करप्शन को ख़त्म करने के लिए। 1962 से 64 के बीच में इन्होंने रिसर्च की थी और बाद में रिपोर्ट सबमिट की थी 1964 में एंड रिकमेंड किया था कि ऐसा कोई कमीशन होना चाहिए। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री। तो इसका विजन ही ये है कि कंट्री में गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना एंड करप्शन को कॉम्बैट करना। कैसे करेगा? पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी वगैरह वैल्यूज को फोस्टर करना, पब्लिक मासेस में अवेयरनेस जनरेट करना। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा इंटीग्रिटी प्लेज, इंटीग्रिटी प्लेज। तो इंटीग्रिटी प्लेज जो करते हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर ही कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह के एथिक्स और वैल्यूज और इंटीग्रिटी को इंश्योर करके ये करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये कमीशन वर्क करता है। ओके, तो कमीशन के बारे में कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कमीशन इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इसको कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं करती है, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को। तो याद रखना, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं बल्कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। तो ये पॉइंट आ सकता है क्वेश्चन में। अब इसकी कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, इस पर्टिकुलर कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन होता है, तो जो इम्पोर्टेंट जो स्टैचूट में मैंडेट है तो आपको याद रखना है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो चेयरपर्सन होता है इसका, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीबीसी, प्लस 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इसमें, एक चेयरपर्सन प्लस 2 कमिश्नर। याद रखना है 1 सीबीसी प्लस 2 विजिलेंस कमिश्नर। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि अपॉइंटमेंट, ये क्वेश्चन भी मैं एक दिखाऊंगा आपको जो इसके ऊपर आया हुआ है। इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। याद रखना, इसको पार्लियामेंट अपॉइंट नहीं करती है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी रिकमेंडेशन से? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस या सीडीएस या फिर सीएपीएफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर। अब वो क्या करते हैं? 3 मेंबर कमेटीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कमेटी है जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर, तो उस कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? तो याद रखो, पीएम उस कमेटी का मेंबर होता है, प्राइम मिनिस्टर वो हेड करता है इस रिकमेंडरी कमेटी को। सेकंड, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, ये याद रखना, होम मिनिस्टर जो अभी अमित शाह हैं जैसे। तो आपको याद रखना है होम मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर होता है। थर्ड पर्सन जो होता है 3 मेंबर कमेटी का, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब क्वेश्चन में आ जाएगा कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसे प्रेजेंट सर्कमस्टांस में अभी जो पार्लियामेंट में एमपी है हमारे, वहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, तो ऐसे केस में लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को भी काउंट किया जाता है। अगर कोई सर्कमस्टांस ऐसा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी,
उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये याद रखना, 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन है? पीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, तो इनका जो टर्म होता है सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर का जो टर्म है वो क्या होता है? 4 ईयर का, ये याद रखना है, या फिर 65 ईयर ऑफ एज, 4 ईयर और 65। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि जो सर्विस टेन्यूर है उनका कितना रहता है? 4 साल या फिर 65 साल की एज। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबल। जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का चेयरपर्सन है वो दोबारा एलिजिबल नहीं होते, जब उसके मेंबर जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उसे दोबारा से नहीं बन सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये याद रखेंगे आप। अभी हमने अपॉइंटमेंट की बात कर ली, सर्विस टेन्योर की बात कर ली, तो रिमूवल भी पता होना चाहिए। तो रिमूवल जो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मेंबर्स का होता है, चेयरपर्सन और विजिलेंस कमिश्नर का, उसे भी प्रेसिडेंट ही करता है, जो इसे अपॉइंट करता है वही करता है। बट नोट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या याद रखना है? कुछ केसेस में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, इस केस में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंट कर सकता है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, जैसे यूपीएससी का चेयरपर्सन था। प्रेसिडेंट प्लस सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी कि वाकई वो मेंबर का प्रॉपर कोई मिसबिहेव है या इनकैपेसिटी है, तभी उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई या फिर रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट। ये याद रखना है। अभी सेंट्रल बिजनेस कमीशन का हमने मैंडेट पढ़ लिया, विजन पढ़ लिया, उसका मिशन स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। मिशन क्या है? इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, करप्शन को कॉम्बैट करना। कैसे करेगा? डेटरेंस क्रिएट करेगा, डेटरेंस अगेंस्ट करप्शन, डर का माहौल, कि ऐसे नहीं कि करप्शन करोगे तो कोई ना कोई डेफिनेटली आपके ऊपर धारा लागू, कुछ ना कुछ धारा चलेगी। तो ये क्या करता है? जितने भी कंट्री में एंटी करप्शन लॉज हैं, एंटी करप्शन लॉज या रेगुलेशन है, उसकी एनफोर्समेंट पे ध्यान देता है, उसको एनफोर्स करता है। तो इसीलिए वो डेटरेंस क्रिएट करके रखता है अमंग पब्लिक ऑफिशियल एंड अदर ऑफिशियल्स। ठीक है, अब इसका और क्या करता है? प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर लेता है। एक तो होता है कि करप्शन करे उसके अगेंस्ट जो मतलब जो भी उसके ऊपर लॉ लगेगा, जो भी धारा लगेंगी, उसको पकड़ के उसको प्रॉपर उसके ऊपर इंक्वायरी करना और उसको कन्विक्ट या विक्टिम उसके अकॉर्डिंगली पुनिश करना। एक तो ये है। सेकंड क्या है? प्रिवेंटिव। 2 मेजर होते हैं, प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव। क्यूरेटिव करप्शन कर लिया, फिर उसके बाद उसे पुनिश करना वगैरह। प्रिवेंटिव पहले करने ही मत दो करप्शन, तो प्रिवेंटिव मेजर के लिए ये काम करता है। प्लस पब्लिक अवेयरनेस में काम करता है, एनकरेज करता है सिटीजन्स को, सिविल सोसाइटी को, जितने भी स्टेक होल्डर है, टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। हम भी तो लोग हैं, उतने ही भागीदार होते हैं ना। अगर हम किसी ऑफिसर को जाके पैसे दे के अपना काम करते हैं तो हम भी तो करप्शन कर रहे हैं ना, हम किसी को पैसे दे के काम करवा रहे हैं। तो दोनों ही होते हैं लोग इन्वॉल्व, इसलिए सिटीजन्स को भी उतना ही अवेयर करने की जरूरत होती है। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस बारे में काम करता है। और क्या है? स्ट्रेंथन करता है जितने भी इंस्टीट्यूशनल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अगेंस्ट करप्शन, उनको स्ट्रेंथन करने में काम करता है। प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करता है, ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एंटी करप्शन एक्टिविटीज़, कि जितने लॉ है प्रॉपरली एनफोर्स हों। प्रॉपरली अगर किसी दूसरी कंट्री से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही है किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल्स के बारे में, या ग्लोबल की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर, उन सब में भी ये काम करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये इसका मिशन था। अभी रोल और फंक्शन की बात करते हैं, अगर इसके जो रोल्स फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे मेन रोल तो ऑब्वियसली कॉम्बैट द करप्शन। तो इसके लिए क्या करता है? ये सुपरिंटेंडेंस करता है ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किसका? ये याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो यहाँ पे सेंट्रल है, तो ये सेंट्रल ऑफिशियल्स को ही देखता है, नॉट स्टेट ऑफिशियल्स। तो मेन काम इसका क्या है? सेंट्रल ऑफिशियल्स को देखना। तो ये कंडक्ट करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, जो रेफर्ड बाय लोकपाल। लोकपाल अगर इसे कोई कंप्लेंट रेफर करता है उसके ऊपर इंक्वायरी करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप A, B, C एंड D ऑफिशियल, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये याद रखना है सेंट्रल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टेट का नहीं करता, स्टेट के लिए क्या है? स्टेट पुलिस है। ठीक है, और क्या करता है? सुपरिंटेंडेंट्स ओवर द फंक्शन ओवर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। अब दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट क्या है? नथिंग बट CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
के ऊपर भी ये सुपरिटेंडेंस करता है। जब भी को सीबीआई किसी करप्शन के केस को डील करती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 किसी के भी अंडर अगर कर रही होती है तो वहाँ पे उसके ऊपर प्रॉपर सुपरिटेंडेंस किसकी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। ये तो हो गए इसके रोल। एक और एक दो रोल इम्पोर्टेंट है इसके। ये अपॉइंटमेंट, जब किसी का अपॉइंटमेंट हो रहा है या तो सीबीआई में या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिसर्स का, उसके लिए जो कमेटी है उस कमेटी में भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज ए चेयरपर्सन होता है एंड विजिलेंस कमिश्नर उसके मेंबर होते हैं प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर। तो सीबीआई या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, दो बॉडीज याद रखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इन दोनों बॉडीज के जब मेंबर्स को अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए जो कमेटी, रिकमेंडरी कमेटी होती है, उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर इसके मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर, 3 लोग होते हैं, ये रिकमेंड करते हैं। ठीक है, बट इस केस में एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है, ये जो कमेटी है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करती है, सीबीआई के डायरेक्टर के रिकमेंड नहीं करती है, पहले करती थी, बाद में ये चेंज कर दिया रूल। सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। उस कमेटी के मेंबर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या याद रखेंगे आप, जो एक कमेटी है जो रिकमेंड करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मेंबर्स को एंड सीबीआई के मेंबर्स को, उसमें चेयरपर्सन कौन होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मेंबर कौन होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स। ये जो कमेटी है डिप्टी डायरेक्टर और बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करने में हेल्प करती है, बट सीबीआई के डायरेक्टर को नहीं। सीबीआई का डायरेक्टर सेपरेटली अपॉइंट होता है बाय सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इसके रोल एंड फंक्शंस थे। तो अगर करंट चेयरपर्सन की बात करें सीबीसी, अब करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, दैट ही प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये याद रखिए, प्रवीण कुमार, पीके श्रीवास्तव। ठीक है, पीके श्रीवास्तव ये रहे, इनको याद रखिए। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस, बताइए तीसरा मेंबर कौन था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये 3 मेंबर की 3 मेंबर कमेटी है, ये रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, सेम ही केस है आपका अगर वो विजिलेंस कमिश्नर, तो रिसेंटली एक विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, प्रवीण वशिष्ठ। बाई चांस नाम, फ्रंट नाम सेम ही है प्रवीण, लेकिन पीछे फ़र्क है। ये पीके श्रीवास्तव चेयरपर्सन है और विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण वशिष्ठ। तो देखो ये किस तरह से इंटीग्रिटी या इसके लिए कैसे प्रमोट करती हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक चला दिया। फिर मैंने एक बताया था इंटीग्रिटी प्लेज करवाते हैं, ये इंटीग्रिटी प्लेज, या फिर ओवर 7000 सीबीआई ग्राफ्ट केसेस अबेट ट्रायल इन कोर्ट, रिपोर्ट वगैरह मैंने बताया था ना, सुपरिंटेंडेंस ओवर सीबीआई इन करप्शन केसेस, राइट। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप लोग हेल्प करिए इसे सोल्व करने में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीबीसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, सीडीएस या सीपीएफ एग्जाम में आया था। तो देखिए क्या है, सबसे पहली स्टेटमेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीबीसी जो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल करता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, अभी हमने देखा, ये बिल्कुल सही है। कमेटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एज वन ऑफ इट्स मेंबर, बिल्कुल सही है। अभी हमने बात की, पीएम होता है प्लस होम मिनिस्टर होता है प्लस लीडर ऑफ ओपोजिशन या फिर लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। थर्ड स्टेटमेंट ही आ गई वो, इन सर्टेन सर्कमस्टांस
द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑपोजिशन टू लोकसभा कैन बी ऑन द कमेटी टू रिकमेंड द पॉइंट। बिल्कुल सही है, ये थर्ड मेंबर के बारे में भी पूछ लिया। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ऑल 3 आर करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे सोल्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्सटेंड टू द ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट सर्विसेज। गलत, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, सेंट्रल ऑफिशियल्स नॉट स्टेट सर्विसेज, तो ये गलत हो गया। इन करप्शन केसेस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ओनली 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट बॉडी देखते हैं फिर। ये इसमें दिया गया है एक्सप्लेनेशन, लीडर ऑफ द ओपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, भी इसका मेंबर हो जाएगा। ये मैंने ऊपर क्वेश्चन में करवाया, मैं ये शेयर कर दूंगा PDF, आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं या फिर इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं 7042341210, इस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनदर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। इट इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर पुलिस एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तभी तो ये है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है प्रीमियर। फंक्शन किसके अंडर करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये याद रखना है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था वो किसी डिपार्टमेंट या उसके अंडर काम नहीं करता था, वो सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये फंक्शन करता है एक डिपार्टमेंट के अंडर। और याद रखिए, डी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन पूछ लेंगे तो याद रखने, CVC तो स्टैट्यूटरी था अंडर CVC एक्ट 2003, बट CBI इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना होगा आपको। इट इज ए नोडल पुलिस एजेंसी कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल के बिहाफ पे इंडिया में अगर कोई एजेंसी है दैट इज CBI। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना ये पॉइंट। डिपार्टमेंट का याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर आता है एंड इंटरपोल। अब नीदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये बॉडी कब बनी थी, तो 1963 में ये बॉडी बनी थी, ऑफिशियली फॉर्म्ड थ्रू रेजोल्यूशन। जो फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन पास हुआ था वो किसका रेजोल्यूशन था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रेजोल्यूशन के अंडर पास हुई थी। बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन ग्रीवेंस, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इसके अंडर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो करंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर है। और जैसा मैंने पहले बताया था, ये पर्टिकुलर CBI भी सेटअप किया गया आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम संथानम कमेटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। 1962 और 64 के बीच में इन्होंने रिकमेंड किया था संथानम कमेटी। और इसका काम क्या है, इसका काम अगर बात करें, एक तो नोडल पुलिस एजेंसी है जो कोऑर्डिनेट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। मेनली ये हाई प्रोफाइल केस देखती है। आपने सुना होगा ये सब कि ये केस तो CBI को सौंप देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो इसीलिए तो ये सब बॉडी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट योर सराउंडिंग्स। एक आम इंसान को, एक कॉमन सिटीजन को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, अपने आसपास क्या चल रहा है, कौन सी बॉडी क्या फंक्शन करती है। तो ध्यान से इसको कवर करें, ठीक है। फिर इसमें जो डायरेक्टर के टर्म ऑफ ऑफिस की बात है, डायरेक्टर जो होता है 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स। लेकिन अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई थी DSP, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, क्योंकि उसके अंडर इसको पावर मिलती है, उसमें इस टेन्योर को एक्सटेंड करके 5 ईयर किया गया है। रहेगा 2 साल ही, लेकिन 2 साल के बाद 1-1 साल करके इसको 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछे टेन्योर या टर्म को क्या होती है, 2 ईयर होती है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर, 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है। 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है 1-1 साल करके, लेकिन अपॉइंट जो शुरू में किया जाएगा 2 ही साल के लिए किया जाएगा। तो करंटली जो CBI डायरेक्टर है वो कौन है,
परवीन सूद, यहाँ पे भी नाम क्या है, परवीन। ऐसा लग रहा है जैसे परवीन नाम से काफ़ी जुड़ाव हो गया है गवर्नमेंट को। परवीन करंट सीबीआई डायरेक्टर है, ठीक है। अभी इनको 1 ईयर एक्सटेंशन मिल गया, 2 साल के लिए किया गया था लेकिन 1 ईयर एक्सटेंशन एट अ टाइम। तो ऐसे कर करके इनको 5 साल तक रखा जा सकता है। तो पावर मैंने बताया, ये पावर इनको कहाँ से मिलती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर मिलती है। और सीबीआई का मोटो क्या होता है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। वो सीबीआई के लोगो में भी देखने को मिल जाएगा। आप सीबीआई का अगर लोगो देखेंगे, देखिए ये सीबीआई का लोगो है, इसमें जो मोटो है यहाँ पे लिखा गया है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। और क्या इसमें हमें देखना है, सीबीआई की एकेडमी कहाँ कहाँ पे है। सीबीआई की एकेडमी गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। 3 रीजनल सेंटर हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। KCB, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अब क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, सीबीआई वर्सेस पुलिस, सीबीआई और पुलिस में क्या फ़र्क होता है। तो ये पता होना चाहिए, जो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो सीबीआई है वो मेनली केसेस देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो पुलिस है वो मेनली केस देखती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है, इतना फोकस कर लो, इसी से हमारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। इतना ही जनरली प्रीलिम्स में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीबीआई। तो सीबीआई का क्वेश्चन, इट वाज सेटअप इन 1963 बाय रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रेजोल्यूशन से किया गया। बाद में इसको कहाँ भेज दिया गया था, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। इट वाज रिकमेंडेड बाय सांथानम कमेटी। तो सांथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। और क्वेश्चन देख लो एक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? गलत है, स्टैट्यूटरी नहीं है, नीदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर स्टैट्यूटरी। तो यहीं से गलत हो गया, बुरा पढ़ेंगे भी नहीं हम। द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज प्रोवाइडेड विद 4 ईयर टेन्योर इन ऑफिस। तो है ये भी बिल्कुल गलत है। हमने 4 ईयर टेन्योर किसका था, 4 ईयर टेन्योर था सीबीसी का। यहाँ पे बात हो रही है सीबीआई की। तो यही करते हैं ये, जानबूझ के दूसरे बॉडीज के पॉइंट डाल देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो बी केयरफुल वाइल रीडिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो डायरेक्टर का 4 ईयर टेन्योर नहीं, डायरेक्टर का हमने टेन्योर किया 2 ईयर्स, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 ईयर के लिए, 1 ईयर एट अ टाइम। जैसे अभी 1 साल के लिए यहाँ पे हमने देखा अनदर 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला परवीन सूद को। ओके, ये हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इट एक्ट एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। बिल्कुल, इंटरपोल के लिए इंडिया में जो एजेंसी है वो सीबीआई है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, ओनली 1 आएगा आंसर। ओनली 1 मतलब थर्ड स्टेटमेंट। हाउ मेनी है तो नंबर पूछेंगे, ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट। चलिए थर्ड बॉडी की बात करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या होती है? इट इज़ अ फेडरल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। मेनली ये काउंटर टेररिज्म के केस देखती है, करप्शन के नहीं, मेनली टेररिज्म के। तो इसका काम क्या होता है? डेटरेंस क्रिएट करना। किसको? टेररिस्ट को। जैसे सीबीआई और सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या था? डेटरेंस। सीबीसी का डेटरेंस था अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स, और यहाँ पे एनआईए का टारगेट क्या है? टेररिस्ट को डेटरेंस क्रिएट करना। और इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये याद रखना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2008 में इसका एक्ट बनाया गया, एनआईए एक्ट 2008। कब किया गया? जब 26/11 का अटैक हुआ इंडिया पे, उसके बाद सेटअप किया गया कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है इंडिया को, तो इसको बनाया गया वहाँ पे। 26/11 का अटैक के रिगार्डिंग याद रखना है, एनआईए एक्ट के रिगार्डिंग याद रखना है, स्टैट्यूटरी एक्ट है एंड डेटरेंस क्रिएट करता है टेररिस्ट ग्रुप के लिए। किसके अंडर फंक्शन करता है? फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को देखते हैं तो होम अफेयर के अंडर काम करते हैं। इट इज़ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग
इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर प्रोफेशनल होती है, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एनआईए अपने फंक्शनिंग में इनकॉर्पोरेट करती है। तो ये है, और इसका और काम क्या है, ये लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्वॉल्व करती है अपनी फंक्शनिंग में, असिस्ट करती है स्टेट को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को टेररिज्म केसेस में, डेटाबेस एक मेंटेन करती है जो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं और जो ऑलरेडी टेररिस्ट हैं, एनालाइज करती रहती है टेररिज्म, सारी कंट्रीज में किस तरह का टेररिज्म चल रहा है, लेटेस्ट मेथड क्या अडोप्ट कर रहे हैं, वो सब एनालाइज करती रहती है टाइम टू टाइम। और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो ऑफिसर्स की पावर होती है वो पुलिस ऑफिसर्स के इक्वल होती है। तो द पावर ऑफ एनआईए ऑफिसर्स आर इक्वल टू पुलिस ऑफिसर्स। तो एनआईए एक्ट जो है 2008 का यही एम्पावर करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, इस एक स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं जो भी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी एनआईए उसके बेसिस पे ट्रायल हो सके। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई बॉडी अगर इन्वेस्टिगेट करती है तो किसी पर्सन को ट्रायल भी करेगी, कोई कन्विक्टेड है या पोटेंशियल टेररिस्ट है उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग कर रही होगी, तो उसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई जाती है एनआईए एक्ट के अंडर। तो जो कोर्ट्स बनाई जाती है वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, और उसके अगेंस्ट अगर जो इस ट्रायल्स ने जो जजमेंट दे दी उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील कहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट में। एनआईए एक्ट ने अगर कुछ दे दिया तो लोअर जुडिशरी में नहीं जाएगी, डायरेक्टली ओनली हाई कोर्ट में अपील जाएगी इसके अगेंस्ट। और एनआईए के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एनआईए का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी 21 और ब्रांचेज हैं। जोनल ऑफिस गुवाहाटी, जम्मू एंड ब्रांचेज तो मल्टीपल जगह पे हैं। और अभी जो करंट इसके हेड एंड करंट डायरेक्टर जनरल जो इसके हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं श्री राकेश अग्रवाल जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी श्री राकेश अग्रवाल। ठीक है, मेनली जो एनआईए काम करता है 3 एक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट 1967, एंटी हाईजैकिंग एक्ट। ठीक है, एंड रिसेंटली 5-6 ईयर पहले ये एक्ट अमेंड भी किया गया था 2019 में, कुछ और ऑफेंसेस इंक्लूड किए जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, क्योंकि 2008 के टाइम पे साइबर क्राइम का इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन करंट सर्कमस्टांस को देखते हुए वो सब इंक्लूड किया गया, साइबर टेररिज्म, प्रोहिबिटेड आर्म्स, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। ऑल्सो इसकी जुरिस्डिक्शन भी इंक्रीज की गई, कि पहले क्या होता था जो इंडिया के अंदर ऑफेंसेस होते थे, अंदर कुछ घटनाएं होती थी उसी को देखता था, अब ये ऑफेंसेस अगर किसी पर्सन इंडियन ने या किसी और ने आउटसाइड इंडिया भी कुछ किए हैं ऑफेंसेस तो उनको भी देखता है अभी ये ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये इसके दायरे में आता है, इसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। फर्दर जैसे हमने सीबीआई और पुलिस के बीच में डिफरेंस देखा, तो एनआईए और सीबीआई के बीच में अगर हमें डिफरेंसेस देखना हो तो एनआईए क्या है, स्टैचुटरी बॉडी है और कैसे केसेस को देखती है, टेररिज्म वाले केसेस को। सीबीआई क्या है, नॉन स्टैचुटरी बॉडी है एंड करप्शन के केसेस को या हाई प्रोफाइल केसेस को देखती हैं, हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्डर वगैरह भी इंक्लूड हो सकते हैं उसमें, या रेप वगैरह भी होते हैं कई बार। तो मिनिस्ट्री की अगर बात करें, जो एनआईए है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, वही अगर सीबीआई है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर आती है। एंड जो एनआईए है वो किसी भी स्टेट में डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, सीबीआई के पास ये ऑटोनॉमी नहीं है, सीबीआई को उस पर्टिकुलर स्टेट की पहले कंसेंट लेनी पड़ती है, कंसेंट ऑफ द स्टेट, कंसेंट ऑफ स्टेट किसको लेनी पड़ती है, सीबीआई, एनआईए को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ रीसेंट न्यूज़ अगर आपने नोट की होंगी तो एनआईए लगातार न्यूज़ में रह रहा है, जैसे एनआई चार्जेज 3 इन म्यांमार बेस्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अभी मैंने बताया था ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस भी देखने लगा, साइबर फ्रॉड के केस भी 2019 अमेंडमेंट के बाद। तो एनआईए ने म्यांमार में जो इस तरह की कुछ घटनाएँ हो रही थी उसके ऊपर देख रहा है। PFIA यूज योगा इवेंट एंड मार्शल आर्ट एंड कवर फॉर आर्म्स ट्रेनिंग, तो आर्म्स की स्मगलिंग, आर्म्स ट्रेनिंग, तो एनआईए इन चीज़ों पे ध्यान देता है। कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं एनआईए के। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यहाँ पे ध्यान दो, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट कौन कौन सी हैं, विच 2 नहीं आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आएगा यहाँ पे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज द प्रीमियर काउंटर, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं।
ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज द प्रीमियर काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स इन इंडिया। ठीक है, ये तो ठीक है। हमसे क्या पूछा है? नोट करेक्ट। तो नोट करेक्ट में बताएंगे। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन नवंबर 30। गलत। 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद NIA एक्ट बना 2008 में, हो तब सेटअप की गई, तो 2006 में नहीं है, ये गलत है। इट डज टेक परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो NIA को इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, CBI को ज़रूरत होती है। इट हैज इट ब्रांचेज इन लखनऊ एंड कलकत्ता। ठीक है, तो इसका आंसर जो है नोट करेक्ट में 2 और 3 ओनली। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NIA। NIA इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल है। इस्टेब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल, NIA एक्ट 2008 के अंडर। इट फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ PM ऑफ इंडिया, ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। तो ओनली 1 इसमें करेक्ट होगा। करेक्ट पूछा है, ओनली 1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आई होप ये 3 इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अनदर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी सच एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लोकपाल एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो को अच्छे से और इस पर्टिकुलर कंटेंट को रिवाइज कर लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।